हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग बात करेंगे मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारा मेडावल इंडिया का लास्ट टॉपिक भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा है, चाहे वो एंशियंट इंडिया से हो या फिर मेडावल इंडिया से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में जो प्रश्न पूछा जाता है प्रशासनिक व्यवस्था से, तो उसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको लिखता हूं, अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। हम लोगों ने प्रशासन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है, तो आज हमारा प्रशासन के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट टॉपिक होगा मेडावल इंडिया में, जो देखेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि प्रशासन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर में होता है केंद्रीय प्रशासन, उसके नीचे हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की, और सबसे जो नीचे का स्तर होता है जिसे हम कहते हैं स्थानीय प्रशासन। इससे आप लोग पहले भी अवगत हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मुगल काल में जो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था प्रशासन, उसमें हमें किस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। एक एक कर हम लोग यहां पर बात करेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम केंद्रीय प्रशासन की, तो केंद्रीय प्रशासन में आपको मेन रूप से 5 विभाग दिखेंगे। सबसे जो प्रमुख विभाग था उसे हम कहते हैं दीवान ए आला या फिर कुल, जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था। दूसरा जो विभाग था उसे हम कहते हैं दीवान ए विजारत या फिर वजीर भी कहते हैं। इस पे जो है सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति थे बैरम खां, आप लोग जानते होंगे, जो कि पहले की अकबर के संरक्षक भी थे। सबसे पहले यही पद इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन बैरम खां के विद्रोह के पश्चात इस पद को जो है कुछ हद तक कमजोर किया गया और इसकी शक्ति को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था। इसलिए हमने आपको बताया कि सबसे जो है महत्वपूर्ण पद बाद में दीवाने आला या फिर दीवाने कुल बन जाता है। हालांकि अगर बात किया जाए तो सभी पदों के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम किया गया था अकबर के द्वारा, तो ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक पद ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। बस एक समझने के लिए हमने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक। तीसरा जो अगर पद की बात किया जाए तो वो था मीर बख्शी। ये था आपका सेना का प्रमुख। चौथी अगर बात करें तो सद्र उस शूद्र था। इसका मतलब होता था ये धार्मिक विभाग है, धार्मिक विभाग। और एक लास्ट जो विभाग बच जाता है उसे दीवान ए समा या फिर जो कारखाना होता था राजकीय, वो इसी विभाग से संबंधित था। तो ये आप देख सकते हो कि अकबर के द्वारा जो प्रशासन स्थापित किया गया था उसमें ये 5 विभाग केंद्रीय स्तर पर कार्यरत थे। और हमने आपको यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया कि जो दीवान ए आला था उसका काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। दूसरी तरफ दीवान ए विजारत जो था वो आप कह सकते हैं कि प्रशासन का प्रमुख होता था, प्रशासन का प्रमुख। तीसरा जो प्रमुख विभाग था वो था मीर बख्शी। इसी के तहत जो है सेना के ऊपर नियंत्रण, नियुक्ति इत्यादि कार्यों को देखा जाता था। जहां तक बात है सद्र उस शूद्र की, तो इसमें जो भी धार्मिक मामले होते थे उनको इसी के द्वारा देखा जाता था। और ये तो हमने बताया ही कि दीवान समा जो भी राजकीय जरूरत की चीजें होती थी उसकी देखरेख करना इसी डिपार्टमेंट का काम होता था। तो ये हमने समझा केंद्रीय डिपार्टमेंट कौन कौन से थे और उनके कार्य क्या थे। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रांतीय जो विभाग थे उनका डिवाइड किस प्रकार से किया गया था और उनमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जो कि पूरे मुगल प्रशासन को स्ट्रॉन्ग किए हुए था। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की।
मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन को सूबा भी कहा जाता था, यानी सूबा प्रशासन। इसको भी आप 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो प्रमुख पद होता था उसे हम सूबेदार कहते हैं, सूबेदार या फिर नजीम। ऐसा इसलिए चूंकि प्रांत को सूबा कहा जाता था, तो इस सूबा का जो हेड होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन का प्रमुख था कहां पे, तो प्रांत स्तर पे, प्रांत स्तर पर। दूसरा जो प्रमुख विभाग था वो है प्रांतीय मीर बख्शी, यानी प्रांतीय स्तर पर जो सेना का डिपार्टमेंट था उसका हेड ये होता था। तीसरा है दीवान, यानी प्रांत में जो राजस्व की देखरेख करता था उसे दीवान कहा जाता था। और चौथा प्रमुख भाग था सद्र उस शूद्र। ये जो है प्रांतीय स्तर पर धार्मिक मामले को देखता था, कह सकते हैं उसको धार्मिक मामले का प्रधान। और एक बात यहां भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे जो है जैसे केंद्र में चेक एंड बैलेंस किया हुआ था ताकि कोई भी एक पद ज्यादा शक्तिशाली ना हो, उसी प्रकार की आपको यहां भी दिख जाएगी कि कोई भी एक पद जो है ज्यादा शक्तिशाली ना हो। इसके लिए जैसे मान लेते हैं जो सूबेदार का पद है वो सबसे प्रमुख माना जाता है, तो इसमें यहाँ पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती थी जो राजा के प्रति जो है कृतज्ञ हो। इसी के साथ आप देखोगे ये पद कहीं इतना शक्तिशाली ना हो जाए, सूबेदार का पद इतना महत्वपूर्ण ना हो जाए, इसलिए ऐसा प्रयास किया जाता था कि जो प्रांतीय मीर बख्शी है इस पद पर वरिष्ठ अधिकारी या फिर जो उच्च कुल के अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति इस पद पर की जाती थी ताकि यहां पर चेक एंड बैलेंस बना रहे। ये आपको यहां पर समझना है। अब हम लोग बात करते हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन था उसकी संरचना किस प्रकार की। स्थानीय प्रशासन को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक था सरकार जिसे आप कह सकते हो जिला, दूसरा तहसील जिसे मुगल काल में कहा जाता था परगना। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे और इसके अलग अलग जो है अधिकारी होते थे। सरकार या फिर जिला में जो प्रमुख अधिकारी थे उनका नाम था फौजदार, और इनका काम होता था जिला स्तर पर प्रशासन की देखरेख करना, प्रशासन एवं कह सकते हैं कानून व्यवस्था। दूसरा प्रमुख पद था जिला स्तर पर अमल गुजार। ये राजस्व यानी टैक्स को एकत्रित करते थे। तीसरे प्रमुख पद की बात करें तो वो पद था खजानदार। इसका काम होता था कि राजकीय खजाने का संरक्षण करना। और चौथा जो जिला स्तर पर पद था उसे वितिचकी कहा जाता था। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनुवाद विभाग था। जैसे हो गया हिंदी का फारसी में अनुवाद करना, तो ये एक तरह से अनुवाद विभाग था जिसे वितिचकी भी कहा जाता था। अब हम लोग बात करते हैं तहसील या फिर जो परगना कहलाता है वहां पे कौन से जो है अधिकारी थे और उनका काम क्या था। तो यहां पर जो सबसे प्रमुख विभाग था उसे हम सिकदार कहते हैं। इनका काम होता था तहसील स्तर पर कानून और प्रशासन को देखना।
दूसरा प्रमुख पद था आमिल का। आमिल, इसका काम होता था राजस्व को कलेक्ट करना। अब बात करते हैं आखिर ये तीसरा पद कौन सा था। तो तीसरा जो पद था वो है पोतदार। ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि कारखाना और राजकीय जरूरत की जो सामान होती थी उसकी आपूर्ति ये करते थे। एक अन्य डिपार्टमेंट होता था जिसे कानून गो कहते हैं, कानून गो, और ये एक तरह से पटवारी की तरह काम करते थे, यानी जो परगना स्तर पर जो जमीन थी उसकी देखरेख करना, भूमि कैसी है, उपजाऊ है, कितना है, उच्च स्तर का है, मध्य स्तर का है, निम्न स्तर का है, तो इन सभी का ब्यौरा इनके द्वारा ही रखा जाता था। एक बात और भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुगल काल में आप देखोगे कि ग्राम स्तर पर भी प्रशासन की व्यवस्था थी, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ग्राम स्तर पर आपको दिखेगा इसमें भी दो प्रकार के अधिकारी मिल जाएंगे। जैसे कि एक आपको मिल जाएंगे मुकद्दम, जो कि प्रशासन और कानून को देखते थे, प्रशासन एवं कानून। दूसरे जो थे अधिकारी उन्हें हम कहते हैं पटवारी। ये वहाँ की भूमि और राजस्व इन दोनों की देखरेख करते थे। तो ये है हमारा 3 स्तर जो कि मुगल काल में आपको प्रशासन के रूप में दिख जाएगा। अब बात आती है ये सब जो व्यवस्था मुगल काल में आपको देखने को मिल रही है, उसमें एक नाम आता है मनसबदारी व्यवस्था, जो कि प्रशासन का ही एक अंग है। तो उसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर ये मनसब होता क्या है। मनसब का अर्थ होता है पद। मनसब का क्या हुआ अर्थ? पद। और जो इस पद पे कार्यरत अधिकारी हैं उनको मनसबदार कहा जाता था। ये आप देखोगे तो दो चीज पर निर्भर करता था, एक है जात और दूसरा है सवार। जात का अर्थ होता है रैंक, इसी के आधार पर उस अधिकारी का वेतन तय होता था। और सवार होता था कि उस अधिकारी के द्वारा कितना सेना या फिर अपने सेना में घोड़े को रखा जा रहा है, वो सवार के द्वारा तय किया जाता था। और इनका जो वेतन होता था वो जागीर में मिलता था। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे इतिहासकार इसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रशासन के 2 पिलर को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रशासन का तीसरा पिलर जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राजस्व व्यवस्था। यानी किसी भी प्रशासन में जब तक राजस्व का सोर्स आपको पता नहीं होगा तब तक प्रशासन चलेगा कैसे। तो राजस्व के लिए यहाँ पे अकबर ने एक व्यवस्था कर रखा था जिसे कहते हैं दहसाला पद्धति। इसका मतलब ये होता था कि राज्य में 10 वर्ष पे जो भी फसल का उत्पादन हुआ है उसका एक एवरेज लिया जाता था और उसी के अनुरूप किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और ये जो दर होता था टैक्स का वो था 1/3। ये व्यवस्था जो है एक टोंडरमल है जो कि वित्तीय जानकार थे, इन्हीं के आधार पर ये रखा गया था। तो इसे अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कभी तो आप कह सकते हो कि टोंडरमल के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था लागू किया गया था जो कि अकबर ने अपने राज्य में लगाया था। तो हमने 3 पिलर जो लिया प्रशासन का, इसको आप कभी भी मिस नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक रहेगा। 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता दें, यह भी प्रशासन का ही भाग होता है। जैसे सैन्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप बता सकते हो कि अकबर के काल में या फिर किसी भी काल में देखोगे जैसा सेना व्यवस्था हो, जैसे पैदल हो, घुड़सवार हो, इन सभी की आपको यहां पर चर्चा कर देना है। और प्रशासन का ही एक पार्ट होता है न्याय व्यवस्था, जो कि आप देखोगे किसी भी काल में तो न्याय का प्रमुख हमेशा राजा होता है, लेकिन कोई भी काल हो वहां पे अलग अलग अधिकारी जरूर होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, चूंकि राजा सब कुछ एक साथ नहीं देख सकता है। तो मुगल काल में आपको देखेगा काजी नाम का एक अधिकारी जो कि न्याय व्यवस्था को देखता था। और मुगल काल में भी यह व्यवस्था था कि जो हिंदू थे
उनके लिए इनके धर्म के अनुसार न्याय किया जाता था, जबकि जो मुस्लिम थे उनका शरीयत के अनुसार, मतलब उनका जो धर्म है उनके अनुसार उन्हें न्याय दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो न्याय करने वाले अधिकारी होते थे वो मुस्लिम ही थे, यानी जो काजी होते थे वो हमेशा से देखोगे तो एक मुस्लिम को ही बनाया जाता था मुख्य अधिकारी, चूंकि मुस्लिमों का ही प्रशासन था। तो इन बातों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो इसी के साथ आपका प्रशासन कंप्लीट भी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो कि मध्यकाल में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, औरंगजेब की दक्कन नीति ने, औरंगजेब की दक्कन नीति ने राज्य का पतन कर दिया, या फिर इसे ही कुछ अन्य तरीके से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि क्या आपको बताना है कि सच में औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। तो पहले हम लोग वो कारक देख लेते हैं कि जो सच में दक्कन नीति के कारण मुगल व्यवस्था कमजोर हुआ है। तो प्रमुख कारक हम लोग चर्चा करेंगे पहले। तो उसमें आपको दिखेगा कि लगभग औरंगजेब ने 25 वर्षों तक दक्षिण में अभियान किया। इससे क्या हुआ कि ज्यादातर जो सेना थे, यानी सेना की आपूर्ति लगातार दक्षिण में, यही नहीं बल्कि आप जब सेना को ज्यादा बढ़ाते हैं तो वहां पे आपका राजस्व का एक बड़ा स्रोत यहां पे खर्च होगा। यह पॉइंट आप पहले रूप में देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखें हम तो आपको दिखेगा कि औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण मराठा जो है, मराठा साम्राज्य के रूप में उदित हुआ। इसका क्या कारण था, तो शिवाजी के मृत्यु के पश्चात, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात हुआ ये कि जो मराठा थे उन्होंने युद्ध में गुरिल्ला पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला पद्धति, इससे हुआ क्या, इससे मुगलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गुरिल्ला पद्धति उसे हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट आमने सामने से नहीं लड़के छिप के वार किया जाता है। इस वजह से आप देखोगे कि औरंगजेब को भारी क्षति होती है और दक्षिण में ये उलझ कर रह जाता है। तीसरा जो प्रमुख कारक आप देखोगे दक्षिण अभियान में, तो उसमें आपको दिखेगा बीजापुर एवं गोलकुंडा का विलय। यहां पे औरंगजेब के द्वारा बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले भी जो है भारत के अन्य शासकों ने दक्षिण में अभियान किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रदेश को जीता जरूर था लेकिन मिलाया नहीं था। जैसे कि हम अगर इससे पहले की बात करें तो अकबर के द्वारा भी, चाहे वो खानदेश हो, बरार हो या फिर अहमदनगर हो, इसको जीता जरूर गया था लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मिलाया नहीं गया था अपने राज्य में। वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें शाहजहां की, तो इसने भी बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों के ऊपर नियंत्रण किया था लेकिन अपने राज्य में विलय नहीं किया था। लेकिन यहां पे औरंगजेब से गलती होती है कि इनको अपने राज्य में मिला लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इनको अतिरिक्त सेना की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार विद्रोह की स्थिति देखने को मिलेगी, जिस वजह से मुगल प्रशासन कमजोर होते हैं और ये आगे चलकर आप देखोगे तो जागीरदारी संकट का रूप धारण कर लेती है, जो कि माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में इसने अहम भूमिका निभाया। अब बात करते हैं कि आखिर क्या इन कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने एक पक्ष को देखा कि आखिर जो औरंगजेब के द्वारा नीति लागू किया गया था तो उसने मुगल साम्राज्य को कैसे कमजोर किया। इसी में अगर आपसे प्रश्न पूछा लिया जाए कि इसकी आलोचना करें तो उसमें आपको दूसरे पक्ष के ऊपर भी ध्यान देना होगा।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर इसी में आलोचना वाले प्रश्न आ जाए तो आपको कौन से अतिरिक्त आंसर आपको लिखने होंगे। जैसे कि ये तो आपको सभी पॉइंट बताने ही होंगे, इसके अलावा अब बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब ने जो ये सब नीति लागू किया था उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी रीजन आप बता सकते हैं। जैसे कि पहला कारण आप बता सकते हो संरचनात्मक कमजोरी। संरचनात्मक कमजोरी, इसमें क्या बताएंगे? तो इसमें आप बताएंगे कि मुगल साम्राज्य बहुत ही विस्तृत हो गया था, मतलब मुगल साम्राज्य का विशाल आकार। दूसरा आप बता सकते हैं प्रशासनिक जटिलता, क्योंकि जब साम्राज्य बड़ा है तो प्रशासन जटिल होगा ही। और यहां तक कि हम बात कर रहे हैं कि लगभग 18 प्रांत यानी जो सूबा होता है इस समय बन गए थे, जो कि सर्वाधिक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा संरचनात्मक कमजोरी में। दूसरे पक्ष में आप बात कर सकते हैं कि इसके अलावा इस समय आपको जागीरदारी संकट मिल जाएंगे। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि जो जागीर था वो कम था, जबकि अत्यधिक प्रशासनिक अधिकारी, जिसे हम कहते हैं मनसबदार अधिक हो गए थे, जिस वजह से जो वसूली होता था वो कम होता था, जबकि खर्च ज्यादा हो रहे थे। इसी दोनों के बीच जो गैप बढ़ते गया, इसे ही हम मनसबदारी या फिर जागीरदारी संकट कहते हैं। तो ये भी ऐसा माना जाता है कि एक प्रमुख कारण है जिस कारण से मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर हुआ और वो पतन की तरफ उन्मुख हुआ। तो हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि न केवल औरंगजेब की दक्षिण नीति, बल्कि ये सब भी प्रमुख कारण थे जो कि मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। कुछ और पॉइंट की बात किया जाए तो आप ये बता सकते हो धार्मिक कट्टरता। आप लोगों को पता है कि औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ना ये सब ज्यादा हुआ था, जिस वजह से समाज में सामाजिक असंतोष बढ़ा और ये भी एक प्रमुख कारण बना, आप कह सकते हो, मुगल साम्राज्य के कमजोरी का। कुछ और कारणों की अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा कि दरबार में षड्यंत्र यानी दरबारी षड्यंत्र, अयोग्य उत्तराधिकारी, इन सभी कारकों ने भी भूमिका निभाया, न कि औरंगजेब के दक्षिण नीति ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। और निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि अगर औरंगजेब की दक्कन नीति ही सिर्फ जिम्मेवार होता तो फिर औरंगजेब के समय में ही मुगलों का पतन हो जाता। लेकिन आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हो गया था। उसके पश्चात भी 150 वर्षों तक अगर मुगल वंश चलता रहा तो सिर्फ हम उसके दक्कन नीति को जिम्मेवार नहीं मान सकते हैं, बल्कि हम लोगों ने जो अन्य कारणों की चर्चा किया वो भी इसके लिए जिम्मेदार था। तो इन सभी पॉइंटों को आप यहाँ पर रख सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि मुगल वंश में प्रशासनिक व्यवस्था या फिर औरंगजेब से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं तो उसे आप कैसे हल करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न इंडिया से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें हमें किस प्रकार के आंसर लिखने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।